Good morning, student. Yesterday we have started concept of accounting in which uh, I think three or four concept we have done. First one was which we have done is going concern concept, accounting period concept we have done. Then after that we have to start third concept, cost concept. Separate entity one more concept we have done, which is money measurement concept, and one more business entity. Four concept we have done: business entity concept, money measurement concept, going concern concept, and fourth one is accounting period concept. So today we have to start fifth concept is cost concept. Okay, the cost concept requires that all assets are recorded in the books of account at their purchase price. The assets ready to use. To illustrate, on June 2015, an old plant was purchased for rupees 50 lakh by Shiva Enterprises, which is into the business of manufacturing detergent powder. An amount of rupees 10,000 was spent on transporting the plant to the factory site. In addition, rupees 15,000 was spent on repairs for bringing the plant into running position, and rupees 25,000 on its installation. The total amount at which the plant will be recorded in the books of account would be the sum of all these, that is 50 lakh 50,000. सो कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट में बेटे स्टूडेंट्स यही होता है कि आपने कोई असेट्स के, जैसे अपन सपोज करो एक रेफ्रिजरेटर या एक वॉशिंग मशीन या अपन शॉप से परचेस करते हैं. सपोज करो वो 15,000 की आई है और उसका जो भी लोडिंग चार्जेस घर तक आने का 400-500 रुपये जो भी वॉट एवर लगा होगा, मान लेते हैं 1,000 रुपये लगा है. ओके, तो टोटल आपके कितने की, आपसे अगर अब किसी ने पूछा कि आपको वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ा, तो आप क्या करते हो, उसमें तुरंत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ते हो और बोलते हो कि मुझे टोटल 16,000 का पड़ा. मतलब 15,000 तो आपने असेट्स की कॉस्ट ले ली और 1,000 रुपये आपने क्या है कि जोड़ लिए, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लिए. तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट कि अगर कोई असेट्स आपने परचेस करी है तो उस पर जो भी आपने खर्च करा, पुरानी एसेट्स की खरीदी हो तो उस पर आपने जो उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए आपने खर्चे करे हों, आप पुरानी एसेट्स को आपने कोई मशीनरी वगैरह प्लांट वगैरह खरीदा होगा तो उसके लिए आपने उसको इंस्टॉलेशन कराया होगा. ठीक है, नई भी खरीदो, न्यू एसेट्स भी खरीदोगे तो उसका भी इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा. प्लस मशीन्स वगैरह, अगर बाहर कहीं से मशीन बुलवाई होगी तो आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के. तो कॉस्ट ऑफ मशीन नॉट ओनली रुपीज़ 50 लाख हीयर. ठीक है, 50 लाख सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं आएगी, उस मशीन से रिलेटेड जितने भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ओके, so the concept of cost is historical in nature, as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. For example, if a building has been purchased by firm for rupees 2.5 crore, एक बिल्डिंग कितने में खरीदी, 2.5 crore में, the purchase price will be remain the same for all the years to come. परचेस प्राइस बिजनेस के लिए सेम है, क्या आपने जितने रुपए की खरीदी वो आपकी परचेस प्राइस सेम है. थ्रू इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज, थ्रू दो इस मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, घट बढ़ सकती है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई मशीनरी आपने 1 लाख रुपए में खरीदी और वो 2 साल बाद 10 लाख की हो गई तो आप बोलोगे नहीं मेरे पास में 10 लाख की मशीनरी है. मार्केट प्राइस आइदर कैन बी अप और डाउन, बट योर परचेस प्राइस रिमेन सेम इन योर बुक of account. Adoption of historical cost brings an objectivity in recording, as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase documents. जो परचेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हो. और यही रीज़न होता है कि हमें जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है उसी पर मशीनरी वगैरह या कोई असेट्स वगैरह को है उसे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए. अगर आपने नई वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड करा
तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप फायदे में जा रहे हैं कि आप नुकसान में जा रहे हैं, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आप मार्केट वैल्यू से चले, नई मार्केट वैल्यू से चलते हैं तो। गॉट इट? The market value basis on the other hand is not reliable as the value of an assets may change from time to time. Market value क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है टाइम, हर महीने हर दो महीने 6 महीने में मार्केट में वैल्यूज अप डाउन होती है, मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन वन पीरियड टू अनदर रेदर डिफिकल्ट। और इससे क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम वन पीरियड टू अदर पीरियड, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि मार्केट वैल्यू पिछले पिछले सीजन या पिछले कुछ पीरियड में अलग रही होगी और नाउ it is different from earlier period. However, an important limitation of the historical cost basis is that it does not show the true worth of the business. अब historical cost क्या होती है? ट्रू वर्थ बिजनेस को नहीं बताती। जो एक एक्चुअल बिजनेस का कॉस्ट है, बिजनेस का प्राइस है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं बता सकती, क्योंकि आज मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास में जो असेट्स है, वो हमें पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में जो असेट, हमारे पास में जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती हैं असेट्स की। ओके, सो इट डजंट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस एंड मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। और इसलिए क्या है, ये मे लीड टू हिडन प्रॉफिट, उसमें फर्म के प्रॉफिट को, हिडन प्रॉफिट को भी छुपा देती है। During the period of rising prices, the market value or the cost at which the assets can be replaced are higher than the value at which these are shown in the book of account, leading to hidden profits. Now, sixth concept is dual aspect. Dual aspect concept जिस पर पूरे आपकी अकाउंटिंग दौड़ रही है, भाग रही है, उसे बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। आपकी पूरी अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट ही फॉलो करती है। पहले सिंगल एस्पेक्ट फॉलो किया जाता था काफ़ी समय पहले, लेकिन काफ़ी सारे अकाउंटिंग चेंजेस, काफ़ी सारे अकाउंटिंग एरर, काफ़ी सारी गलतियाँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सिंगल एस्पेक्ट्स पे देखने को आई। मैंने एक्सप्लेन भी किया था डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, डबल एस्पेक्ट सिस्टम और सिंगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अब जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हो गया है। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बोला गया है। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक ऑफ अकाउंट्स। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्ड effect and should therefore be recorded at two places. Every concept has to be write down at two places. Every transaction has to be write down at two places. जैसे हम अपन ने बैंक में पैसे जमा करे तो उसकी एंट्री आप लोग के लिए भी नई न्यू एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक एंट्री हम हमारे पास में जो बैंक की बुक होगी उसमें भी करेंगे, और एक एंट्री हमारे पास में जो कैश की बुक होगी उसमें भी करेंगे। हम दो एंट्री करेंगे। बैंक में हम पैसा जमा होने की एंट्री करेंगे हमारे पास, और कैश बुक में हम हमारे पास से पैसा कैश जो है बैंक में गया तो कैश को जाने की एंट्री हम करेंगे। तो एक ही एंट्री के कितने ट्रांजेक्शन होंगे, दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड की जाएगी वो। इन अदर वर्ड्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Ram started by investing a sum of rupees 50 lakh. The amount of money brought in by Ram will result in an increase in the assets cash of business of rupees 50 lakh. At the same time, owner's equity or capital will also increase by an equal amount. क्या होता है बिजनेस के अंदर, जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है तो दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। अगर आपके बिजनेस में पैसा आया है, राम ने बिजनेस को शुरू करा है तो बिजनेस के अंदर पैसा आया 50 लाख रुपए, तो ये जो पैसा आया ये असेट्स बन जाएगा 50 लाख रुपए। और दूसरे साइड यही 50 लाख रुपए ऑनर की कैपिटल है, ऑनर की इक्विटी है। तो ऑनर की कैपिटल, ऑनर की इक्विटी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होती है। एक असेट साइड 50 लाख आ गया, एक लाइबिलिटी साइड भी कितना आ गया, 50 लाख। आपका फाइनेंशियल पोजीशन 50 लाख इक्वल टू 50 लाख इक्वल टू असेट्स ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू assets। तो 50 लाख इक्वल टू 50 लाख आपका आता है। एंड इट मे बी सीन दैट द टू items that got affected by these transaction are cash and capital। कितने आइटम यहाँ पे अफेक्ट हुए, कैश और कैपिटल। एक assets में आया, दूसरा लाइबिलिटी में। Let us take another example to understand this point further। सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन कैश। फर्म ने कितने रुपए का माल खरीदा, 10 लाख रुपए का कैश खरीदा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो आइटम बढ़ेंगे।
एक स्टॉक और एक कैश। स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि नगद माल आपने खरीदा है। गॉट इट? So this will increase in assets, stock of goods. On the other hand, it reduce another assets, cash on the other. Similarly, if the firm purchase machine worth rupees 30,000 on credit, अब की बार उधार खरीदा है, क्रेडिट मीन्स उधार। ये देखिए यहाँ पर आपको टर्म दिख रही है, क्रेडिट टर्म आपको ये लिखा है क्रेडिट। मशीनरी परचेस करी है, उधार परचेस करी है, कितने की? 30 लाख रुपए की उधार खरीदी। क्रेडिट का मतलब उधार। तो अब अपन जिससे उधार कर रहे, हमारे पास में मशीनरी आ गई, एक तो अपन ने एक अकाउंट ही ओपन कर लिया। लेकिन आप जब भी अगर उधार किसी से माल खरीदते तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस व्यक्ति को जब तक याद रखना है जब तक हम उसे पेमेंट नहीं कर देते हैं। ठीक है? तो अब हम उसे कब याद करेंगे? जब हम एक अकाउंट किसका ओपन करेंगे? रिलायंस इंडस्ट्री का एक अकाउंट ओपन करेंगे। तो कितनी जगह कम आपकी एंट्री हो गई, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री हमारा कौन है? क्रेडिटर। जिससे हमने उधार माल खरीदा वो कौन बन गया? हमारा क्रेडिटर। हमें उसे फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो एक असेट्स क्रिएट हो गई हमारे पास मशीनरी, दूसरा क्या क्रिएट हो गया? लाइबिलिटी हो गया। फिर आपके पास में कितने अफेक्ट आए? एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट आए, डुअल इम्पैक्ट। This type of dual effect takes place in case of all business transaction and is also known as duality principle. The duality principle is commonly expressed in terms of fundamental accounting equation, which is also follows assets equal to, ये एक accounting equation है, we'll read in chapter number, I think chapter number 4-5 is related to accounting equation. So assets equal to liabilities plus capital. In other words, the accounting equation states that the assets of business are always equal to the claims of owners and the outsiders. The claim also equity of owners is termed as capitals, owners equity, that and that of outsiders liabilities. The twofold effect of each transaction affects such a manner that the equality of both side of equation is maintained. जो इक्वेशन assets equal to liability plus capital वो maintain होती है इक्वलिटी उसकी। Got it? In fact, the concept forms the core of double entry system of accounting, which has been dealt in detail in chapter number 3. अपन अकाउंटिंग इक्वेशन को चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में रीड करेंगे। Now next concept is revenue recognition realization concept. Revenue recognition requires that revenue for a business transaction should be included in according to records only when it is realized. सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन लिखना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन only. Here arises 2 questions in mind. First, in terms as revenue, and the other when the revenue is realized. Let us take first one. Revenue is the gross inflow of cash arising from. रेवेन्यू क्या है? पैसा आता है जो बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है? अब वो कैसे आता है? द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइजेस। आपके फर्म में पैसा कैसे आएगा? जब आप गुड्स और सर्विसेज को क्या करोगे? सोल्ड करोगे। यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स। सेकेंडली, रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड when a legal right to receive it arises, that is a point of time when goods have been sold or services has been rendered. Thus credit sales are treated as revenue on the day sales are made, not when money is received from the buyer. As for the income such as rent, commission, interest, these are recognized on a time basis. For example, rent for the month of March 2005, even if received in the April 2005, will be taken into the profit and loss account of the financial year ending 31st March 2005. मतलब जैसे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना है तो आपको मार्च का किराया भले आपको अप्रैल में मिला है, लेकिन आपको उसे कंसिडर कौन से मंथ में करना है? मार्च में ही करना है, क्योंकि उसी से आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या होगा? निकलेगा। अदरवाइज आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट, क्योंकि बुक आपकी क्लोज, मैंने कल भी बताया था, 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज होती है। अगर आप 15 अप्रैल या अप्रैल मंथ में उसका मार्च के किराए को कंसिडर करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपका जो मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड जो क्लोज हो रहा है उसमें आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम शो होगा उतने रुपये से। सो हियर ऑल्सो
here also 31st March into financial year beginning with April 2000. Similarly, if interest for April 2005 is received in advance in March 2005, अब देखो उन्होंने एडवांस अप्रैल का इंटरेस्ट मार्च में मिल गया, तो डज नॉट मीन कि अपन उसे मार्च में अपन कैरी मार्च में लिखकर अपन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे. हमें उसे काय में कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्रैल 2005 में ही कैलकुलेट करेंगे, अपन लिखेंगे उसे, रिटर्न करेंगे, और उसका जो फ़ायदा है उसका जो बैलेंस शीट जब बनेगा मार्च 2006 फाइनेंशियल ईयर, उस समय हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. गॉट इट. So there are some exceptions to the general rule of revenue recognition in the case of contracts like construction work which take long time, say 2-3 years to complete. Proportionate amount of revenue based on the part of contract completed by the end of the period is treated is realized. क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है तो उसमें पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, तो जब भी मिलेगा उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रियलाइज मानकर उसे अपने को अकाउंटिंग बुक में लिखना पड़ेगा. सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड. सो स्टूडेंट, टुमारो विल डिस्कस some more concept. Okay, today thank you so much and have a nice day.